वेलकम दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल फायर में से 02। मैं हूं अरुण चौधरी। हम हमारी जो आगामी परीक्षा है 30 अप्रैल नवोदय की, उसके लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। ये हमारा वीडियो नंबर 10 है। इससे पहले 9 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। जो लोग आज पहली बार इसको देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पिछले वीडियो को भी देख ले, ताकि वो परीक्षा में अपना अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो जो हमारे 20 प्रश्न है वो हमारी परीक्षाओं के संभावना पर आधारित हैं। ये जो 20 प्रश्न है ये पिछले ईयर्स के पेपरों का एनालिसिस करने के बाद आपके सामने लाया जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है उनको लाइक कर लेना है। और सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, ठीक है। अपने सभी 20 से सवालों को हल करना है और अपना जो उत्तर है उसको कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, कुछ संख्या दे रखी है, शब्दों में दे रखी है, उसको हमको अंकों में लिखना है। हमारा प्रश्न है 2,02,02,002 को अंकों में लिखे, ठीक है। उसने पर्टिकुलर शब्दों में हमको दे रखा है, इसको हमको काय में लिखना है, अंकों में लिखना है। तो जब भी हम अंकों में लिखते हैं तो हमें पता है कि हम कितने कमरे बना लेते हैं, 4 कमरे बना लेते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा इकाई का घर, ठीक है। ये होता है हमारा इकाई, ये होता है हमारा हजार, ये होता है लाख और ये होता है करोड़। ये 4 ही घर होते हैं, ठीक है। कि अब क्या बोला उसने कि 2 करोड़, तो करोड़ के घर में मैंने 2 लिख दिया। 2 लाख, लाख के घर में 2 लिख दिया। 2 हजार, हजार के घर में 2 लिख दिया। और फिर बोला 2, तो मैंने 2 लिख दिया। अब मुझे पता है कि ये जो घर है इसमें 3 मेंबर होने चाहिए, नहीं है तो मैं आगे 0 लगा के 3 बराबर करना है। इसके बाद जितने भी कमरे हैं उनमें 2-2 मेंबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं आगे 0 लगा के उनके 2-2 मेंबर बना देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी बन गई है संख्या 2,02,02,002, ठीक है। आगे अगर किसी संख्या के 0 लगा होता है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। अब चाहे तो हम इसको पढ़ सकते हैं 2,02,02,002, ठीक है। विकल्प नंबर डी आ चुका है इसका आंसर, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही फास्ट आंसर दिया है इस पहले का आंसर और बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न है, ऐसा प्रश्न पिछली बार को आपसे जो परीक्षा में है वो पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक प्रश्न नंबर 2 जो है वो एक संख्या दे रखी है 154 गुणित 3, तो 154 गुणा 19 बराबर 2926। इसका ये तात्पर्य होता है कि अगर हम 154 में 19 का गुणा करेंगे तो 2926 प्राप्त होता है। अगर हम 29.26 में भाग लगा दे 1.9 से तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। देखो अगर आपकी परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न आता है तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आप इसका सीधा इसमें भाग लगा लें और उत्तर लेके आ जाए, या फिर आप इससे भी इसको हल कर सकते। देखिए यहाँ पे मैंने ऐसा सवाल पिछले भी करवाया था। यहाँ पे 3 संख्या दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पे 2 संख्या दे रखी है। अब ये जो संख्या ये तीसरी वाली है और ये है ये 2 नंबर है, ठीक है। उसने सिर्फ दशमलव लगा दिया है। अब हमको जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 154, ठीक है। ये तो आगे समझ में। उसने 3 संख्या दे रखी है, 2 संख्या उसने दे दी और बराबर पूछा है कि क्या आएगा। तो मुझे पता है कि ये तीसरी संख्या है, उसने सिर्फ दशमलव को चेंज किया है। ये दूसरी संख्या है तो मुझे ये तीसरी संख्या प्राप्त होगी। आप चाहे तो इसमें जब भी भाग लगाएंगे यही प्राप्त होगा, लेकिन इसमें मुझे दशमलव का बताना है, क्योंकि देखो ये वाली जो संख्या है ये पूरी बिना दशमलव की है। अगर ये दशमलव की होती तो मैं इसको बिना दशमलव में बदलता। तो देखो इसको मैं अगर दशमलव अब भाग के रूप में है, ठीक है, पहली और दूसरी संख्या भाग के रूप में है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2.29.6 बटे में 1.9 बराबर 154, ठीक है। अभी 154 हमारा उत्तर नहीं है, हम उसको सिर्फ साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है, कि हमको दशमलव कहाँ पे लगाना। अब देखो 1.2 1 अंक है तो 1 0, 0.2 2 अंक है तो 2 0, ठीक है। अगर मैं इसको साफ और स्पष्ट करूँ तो मुझे मिल रहा है ये, ठीक। क्या मिल रहा है मुझे मिल रहा है 2926 बटे में 19 10
बराबर 154। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है कि जो 19 है, ठीक है, अगर 19 है और ये 10 है, ये 29 है, ये 26 है, तो ये बिना दशमलव में बदल गए। यहाँ पे 10 लिखा है तो आपको यहाँ पे 10 लिख देना है, एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 15.4, विकल्प नंबर बी। ठीक है, जिन बच्चों ने विकल्प नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही है। पर देखना, ठीक है, कैसे करेंगे फिर से समझा देता हूँ। 3 संख्या दे रखेगा, उसी में से 2 संख्या देगा पर वो दशमलव में दे देगा, या फिर ये दशमलव में देगा, ये बिना दशमलव से। तो हमें पहले तो सवाल, ये वाली जो समीकरण है, ये वाला जो सवाल है, इसको बिना दशमलव में कर लेना है। फिर हमें पता है कि 3 संख्या है, तो उसमें ये दे दी हमको तीसरी, ठीक है, ये दे दी दूसरी, तो हमें यहाँ पे मिलेगी ये, मतलब यहाँ पे जो मिलने वाली संख्या वो 154, ये तो हमें पता है। हमें सिर्फ दशमलव लगाना याद होना चाहिए। दशमलव कैसे लगाएंगे, जब हम इसको बिना दशमलव बदलेंगे और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है उसका गुणित 10 कर देंगे और इस 10 का दशमलव लगा देंगे। अगर यहाँ 100 होता तो मैं 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देता, मेरा उत्तर हो जाता। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 30 वर्ष है। ठीक है, 5 विद्यार्थी, भाई कौन कौन से 5 विद्यार्थी हमें नहीं पता है। हमें पता है कि क्या 5 विद्यार्थी कौन से, बिल्कुल भी नहीं पता है, पर 5 विद्यार्थियों की औसत आयु उसने 30 दे रखी है। कितने विद्यार्थी है, 5, सुन लेना, 1 बी सी डी और ई। कितने विद्यार्थी, 1 2 3 4 5, 5 विद्यार्थी है। इनकी औसत आयु उसने दी है 30 वर्ष। औसत आयु कितनी दी है उसने, औसत आयु दी है कितनी, 30 वर्ष। औसत आयु कितनी दी है, 30 वर्ष। अब उसने बोला है कि 6 वर्ष के एक विद्यार्थी के आ जाने से नई औसत आयु क्या होगी। पहले टोटल 5 विद्यार्थी थे, एक विद्यार्थी और आ गया छठा एफ, और बोल दिया कि जो एफ है ये 6 वर्ष का है। ठीक है, जो एफ आया है ये 6 वर्ष का है। अगर इन सभी को मिला ले तो नई औसत क्या होगा। तो देखो, क्या मुझे अगर 5 का योग पता है तो उसमें 6 को जोड़ के मैं 6 से भाग लगाऊंगा तो मुझे आंसर आ जाएगा। तो देखो औसत कैसे, औसत आयु, तो औसत जो आयु का योग आना चाहिए। ठीक है, आयु का योग, पाँचों के आयु का योग कितना आ जाएगा। तो मैंने उस दिन भी समझाया था, यहाँ पे जितने मेंबर होते हैं उसका हमको गुणा कर देना, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 थे तो टोटल आ गया 150। मतलब ये जो 5 व्यक्ति है इनके आयु का योग जो होगा वो 150 होगा। जब इनकी आयु का योग 150 है तो औसत आयु निकल रही है 30 वर्ष। इसमें 6 वर्ष का और विद्यार्थी आ गया। ठीक है, तो अब जो 6 लोग हैं उनकी आयु का योग हो जाएगा 156। और टोटल कितने मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो मैं 6 से भाग लगा देता हूँ, 6 कम 6, 6 दून 12, 4 4 36। तो मेरा औसत क्या आ गया है, 26। विकल्प नंबर ए। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही है। अधिकांश बच्चे इस प्रश्न का आंसर नहीं दे पाए हैं। ठीक है, मैंने पहले भी ऐसा एक सवाल बताया था कि जब भी औसत आयु दे दे आपको औसत ही दे दे, उत्तर ही दे दे आपको, तो उनका योग जो निकलेगा वो जितने भी मेंबर होंगे या जितनी भी संख्या होगी उसका गुणा कर देंगे तो हमको उनका योग मिल जाएगा। और जब ये योग मिल जाता है तो फिर हम उससे आगे चाहे बढ़ा भी सकते हैं, आगे चाहे घटा भी सकते हैं। अगर प्रश्न ऐसा होता कि 5 मेंबर हैं, ठीक है, 5 सदस्य हैं या 5 विद्यार्थी हैं, इनकी औसत आयु 30 वर्ष हैं, तो अगर इसमें से, ठीक है, 25 वर्ष का एक व्यक्ति चला जाता है तो बताओ चारों का औसत कितना होता। तो देखो औसत आयु 30 वर्ष ही रहती, आयु का योग 150 होता, क्योंकि 25 वर्ष का छोड़ रहा है इसलिए इस योग में से 25 को घटा देते तो हो जाता हमारा 125। और अब कितने मेंबर बचे, 1 2 3 4, तो हम उसमें 4 से भाग लगा के आंसर आ जाता। इसमें उसने एक मेंबर को जोड़ा है और उसकी आयु 6 वर्ष है। अगर इस मेंबर को जोड़ा है, उसकी आयु 6 वर्ष है, तो फिर क्या होगा, आपका औसत निकल के आ जाएगा। ठीक है, हमने इसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया। पहले कितना था, आयु का योग 150। तो आपको जब भी औसत आयु दे रखे आपको आयु का योग निकाल लेना, या कुछ संख्याओं का औसत दे रखे तो संख्याओं का योग आपको निकालना। ठीक है, औसत अगर दे दिया है तो हमारा उद्देश्य होता है कि योग निकालना। और योग कैसे निकालते हैं, यहाँ पे जितनी संख्या दे रखी है उसका उस औसत में गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उस संख्या का योग मिल जाएगा।
ठीक है, हो गया स्पष्ट। जब अगली बार ऐसा कोई प्रश्न आए तो आपको उसको हल करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विद्यालय में 2/3 लड़के हैं। ठीक है भैया, एक विद्यालय है 2/3। पहले तो मुझे बताओ कि मैं 2/3 को कैसे लिखूँगा। 3 में से कितने भागे 2, तो पहले मैं एक भाग बना लेता हूँ पूरा। उसके कितने टुकड़े बनाने हैं मुझे, 3 नीचे लिखा है, मैंने बना दिए 3 टुकड़े। अब उसने बोला है एक विद्यालय में 2/3 लड़कियाँ, मतलब 3 में से जो 2 भागे ये हैं लड़के। ठीक है, ये क्या है, ये हैं लड़के और ये है क्या, लड़कियाँ। ठीक है, 2 भाग अगर लड़के हैं तो 1 भाग क्या है, लड़कियाँ हैं। आगे पढ़ो, तथा लड़कियों की संख्या 400 है। बताओ भाई साहब, उसने दे दिया 400 दे दिया है, तो बताना है कि लड़कों की संख्या क्या है। ठीक है, देखो 3 में से 2 भाग लड़के हैं, लड़कियों की संख्या उसने 400 दे दी। अगर 1 भाग का मान है 400 तो इसका भी मान 400 और इसका भी मान क्या हो जाएगा, मेरा 400 हो जाएगा। तो उसने क्या पूछा है कि लड़कों की संख्या क्या होगी। तो जो लड़कों की संख्या बता दो, कितने भागे 2, तो 4 और 4 8, 800 हो जाएगी। टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, टोटल 1200 हो जाएंगे। उसमें से 400 लड़कियां हैं तो 800 लड़के हो जाएंगे। हो गया स्पष्ट। चलिए अगला प्रश्न है, क्या है, संख्या पद्धति से दिया गया है। अगला प्रश्न आपका क्या है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर निकालना। अंतर का मतलब होता है घटाव या माइनस। ठीक है, जब भी शब्द अंतर का उपयोग करें, अंतर का मतलब होता है घटाव माइनस। योगफल, योग का मतलब होता है प्लस। ठीक है, चलो क्या बोला उसने, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 5 अंकों की छोटी संख्या कैसे लिखेंगे, 1 लिख के हम कितने जीरो लगा देते हैं, 4 जीरो लगा देते हैं। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 बार 9 लिख देंगे हम, 1 2 3 4। इनका क्या करना है, जोड़ करना है, इनका गुणा करना है, इनका भाग करना है, क्या करना है। हमारा सवाल ने बोला है कि इनका अंतर बताना है। अंतर का मतलब होता है माइनस या घटाव। ठीक है, जो माइनस और घटाव होता है उसे हम अंतर कहते हैं। तो घटाइए, 0 में से 9 जा सकता है क्या, बिल्कुल नहीं जा सकता। ये इससे उधार लेगा, इसके पास भी कुछ नहीं, ये इससे लेगा। ठीक है, डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, 1 इसको देगा तो ये हो जाएगा 10 और ये रहेगा 9, ये इसको देगा तो 10 और ये हो जाएगा 9, इसको देगा तो 10 और ये हो जाएगा 9। अब 10 में से 9 गए तो 1, 9 में से 9 गए तो 0, 9 में से 9 गए तो 0, 9 में से 9 गए तो 0 और 0 का 0। आगे वाली जो 0 होती है उनसे हमें कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 1 आ गया। कौन सा आ गया, विकल्प नंबर सी। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, अधिकांश बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही बताया है। हो गया स्पष्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दे रखा है व्यंजक को हल करना है हमको। ठीक है, छोटा कोष्टक दे रखा है, उसके अंदर कुछ संख्या दे रखी है। देखो हमारे कोष्टक दे रखा है और हमारे सवाल ने बोला है कि इनको सरल करने पर प्राप्त होगा। किसी भी संख्या को, मतलब कोई भी सवाल है उसको हम सरल ही करते हैं हमेशा। ठीक है, सरल करने का तात्पर्य होता है इसको आपको हल करना है, जो दिख रहा है उसको हल करना है। प्लस दिख रहा तो प्लस करना है, गुणा दिख रहा तो गुणा करना है, व्यंजक दिख रहा तो व्यंजक को हल करना है, सरल करना। ठीक है, समतुल्य है, बराबर है, ये सिर्फ कन्फ्यूजन करने के लिए शब्द दिए जाते हैं। बाकी इनका मतलब भी वही होता है कि इनको हल करना है। जो चिन्ह दिख रहा है बस उसको हल करना है। तो हमारे जो प्रश्न है उसमें हमको 3 छोटे कोष्टक दिख रहे हैं। ठीक है, क्या दे रखा उसने, 3 14 प्लस 2 गुणित 3 भागित 10 गुणित 2 माइनस 2 गुणित 1। यही हमारा सवाल है। देखो हमें पता है कि सबसे पहले हम क्या हल करते, सबसे पहले हम छोटा कोष्टक हल करते, पर इसमें 3 छोटे कोष्टक दे रखे हैं। तो इनमें सबसे पहले किसको हल करना है, तो आप किसी को भी हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर 3 छोटे समान कोष्टक हैं तो उसमें से आप किसी भी कोष्टक को पहले हल कर सकते हैं, आपके आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले पहला कोष्टक ही हल कर लेता हूँ। बताओ कि इसको हल करूँगा, 3 दूना 6, 6 में 14 को जोड़ूँगा तो कितना आ जाएगा, 20 भागित 10, इसको भी साथ में ही कर लेते हैं, 10 दूना 20 तो 20 आ जाएगा और माइनस 2 एकम 2। ठीक है, देखो जब भी कोष्टक और बाहर की कोई संख्या है, ठीक है,
कोष्ठक और भार की कोई संख्या है तो इनके बीच में क्या संबंध है, तो जो इनके बीच में संबंध होता है वो गुणा का होता है। मतलब आपको ये बाहर वाली संख्या का अंदर वाली संख्या से गुणा करना है। तो जो बाहर वाली संख्या है उसका अंदर वाली संख्या से क्या संबंध होता है, उन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह होता है, तो उन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह होता है। तो हम इसका गुणा करेंगे, 3 दूना 6, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब भाग को हल करेंगे। 20 का पारा बोल के 60 लाएंगे, 3 बार बोलने पर आ रहा है, फिर -2, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आ गया। कौन सा आ गया, विकल्प नंबर ए। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही है और अधिकांश बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि 20 से 40 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या पूछा आपके सवाल ने, 20 से लेके 40 तक की संख्याओं का औसत पर कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। अब हमने 1 से 100 तक अभाज्य संख्या याद कर रखी है। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 25 होती हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो स्वयं के अलावा किसी भी पाढ़े में नहीं आती है। ठीक है, या तो वो 1 के पाढ़े में आती है या स्वयं के पाढ़े में आती है। जैसे कि 7 किसी भी पाढ़े में नहीं आता तो स्वयं के पाढ़े में आता है या 1 के पाढ़े में आता, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कहते हैं। तो उसने बोला है कि 20 से 40 तक, तो 20 से 40 तक की पहले तो आपको अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। तो कौन कौन सी आ जाएगी इनके बीच में, बताओ, 23, 29, 31 और 37। अब इसके बाद 41 हो जाएगी तो 40 से ज़्यादा हो जाएगी। तो 4 ही अभाज्य संख्या है 20 और 40 के बीच में, इनका औसत ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, चारों को जोड़ के किससे भाग लगा देंगे, हम 4 से भाग लगा देंगे। जोड़ो, अगर ऐसे जोड़ने में नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे लिख के भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, जोड़िए, 3 और 9 12, 12 और 1 13, 13 और 7, ठीक है, 3 और 9 12, 12 और 1 13, 13 और 7 20, हासिल आया 2, 2 4 6, 6 और 3 9 और 3 12, कितना आया 120। 120 बटे में क्या चल रहा है, 4, काटेंगे 4 एकम 4, 4 3 12, मतलब औसत कितना आ चुका है, 30 आ चुका है। कौन सा विकल्प दे रखा है, विकल्प नंबर डी। ठीक है, जिन बच्चों ने विकल्प नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल सही है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही सामान्य प्रश्न है, परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। पिछली बार भी अभाज्य संख्या से एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्या से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं हमेशा। ठीक है, हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं अभाज्य संख्या से। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, 11 सही 6/8 का दशमलव तुल्य। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, अगर वहाँ पे साफ आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये लिखा है 11 सही 6/8 का दशमलव समतुल्य। देखो मैंने पहले भी समझा रखा है, वो चाहे समतुल्य बोले, वो चाहे बराबर बोले या इसको सरल करो, इन सभी शब्दों का अर्थ है कि होता है कि इसको आपको सरल कर देना है जितना हो सके। और जब भिन्न दिख रही है तो इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मिश्र भिन्न दिख रही है तो विषम भिन्न में बदल सकते हैं। इसके अलावा इसको दशमलव में बदल सकते, इससे ज़्यादा और तो कुछ कर नहीं सकते। अगर यहाँ प्रतिशत का चिन्ह होता तो हम बट्टे में 100 लगा देते, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। तो उसने बोला है कि 11 से 6/8 का दशमलव तुल्य क्या होगा, मतलब इसको दशमलव में आपको बदलना है। दशमलव में बदलने से पहले, क्योंकि ये मिश्र भिन्न है, तो सबसे पहले इसको विषम भिन्न में बदलना है। तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 11 88, 88 में हम किसको जोड़ेंगे, 6 को जोड़ने पर आएगा 94/8। 94/8 आएगा। इसको दशमलव में बदलना है, हम नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में हमेशा भाग लगाते हैं। 8 एकम 8, ठीक है, कितना ऊपर से उतारेंगे 4, 8 एकम 8, कितना बचेगा 6। ठीक है, चलिए फिर भाग नहीं जा रहा, उसकी दशमलव 0। ठीक है, 8 8 64 ज़्यादा हो रहा, 8 7 56, कितना बच रहा है 4 और 8 5 40, कितना आ रहा है 11.75, विकल्प नंबर सी। ठीक है, जिन बच्चों ने विकल्प नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, वीडियो अगर आपको लाइक आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। चलिए अगला प्रश्न है, वह कौन सी
संख्या है जो 4, 8 और 6 का क्या है, तीनों संख्याओं का गुणज है। गुणज पता है, गुणज शब्द, गुणज के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक होता है गुणज और एक होता है गुणनखंड, ठीक है। इन दोनों शब्दों में आपको अंतर पता होना चाहिए। जो गुणज होता है वो क्या होता है, जैसे मुझे 5 का गुणज लिखना है तो मैं 5 का पहाड़ा लिख देता हूँ और ये कहाँ तक चलता है, अनंत तक चलता है। मतलब 5 से भाग जाना चाहिए कुल मिला के बात। गुणज का मतलब होता है कि ये जो 5 है तो इसमें सभी संख्याओं में 5 से भाग, जिस संख्या में 5 से भाग चला जाए वो 5 का गुणज होती है। हो गया स्पष्ट। किसी भी संख्या में अगर 5 से भाग चला गया तो वो 5 का गुणज कहलाती है। अगर किसी भी संख्या में 6 से भाग चला गया तो वो 6 का गुणज कहलाती है, ठीक है। और गुणज वहीं से चालू होते हैं और अनंत तक चलते हैं, जबकि गुणनखंड निश्चित होते हैं। जैसे 5 का मुझे बताना है तो रहेगा हमारा 1 और 5। मतलब ये कि जो 5 है इसमें किस किस संख्या से भाग चला जाता है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 12, अब 12 में 1 से भी भाग चला जाता है, 12 में 2 से भी भाग चला जाता है, 12 में 3 चौक 12 भी होता है, 4 3 12 भी होता है, 6 दूने 12 भी होता है और 1 12। तो ये होते हैं इसके गुणनखंड। क्या होते हैं इसके गुणनखंड होते हैं, फैक्टर होते हैं, और ये होते हैं मल्टीपल। तो मल्टीपल होते हैं वो कहाँ तक, जिस संख्या होती है वहाँ से शुरू होकर अनंत तक चलते हैं। और जो गुणनखंड होते हैं फैक्टर, ये बिल्कुल निश्चित होते हैं। जैसे 5 अभाज्य संख्या है तो इसके 2 फैक्टर होते हैं तो ये बिल्कुल निश्चित है, 2 के हैं तो 2 ही रहेंगे इसके, ठीक है। तो आपके सवाल ने पूछा है, क्या पूछा है, गुणज पूछा है कि वहाँ कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 6 तीनों संख्याओं का गुणज है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी चारों विकल्प में ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 4 से भी भाग जाएगा, जिसमें 8 से भी भाग जाएगा और जिसमें 6 से भी भाग जाएगा, ठीक है। तो आपको वो संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको क्या करना है कि चारों विकल्प में या तो भाग लगा के देख लेना है, ठीक है। पहला बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये कि इसका आपको एलसीएम निकाल लेना है तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपको करना है, ठीक है। चारों संख्याओं में भाग लगा के बताओ कौन सा आ रहा है। 150 आ रहा है, ए आ रहा है, बी 160 है, ठीक है, सी 64 है और डी 192 है। चलो 150 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 4 3 12, फिर 30 आएगा, 30 4 के पहाड़े में नहीं आता तो कैंसिल हो गया। 16 4 चौक 16, 4 से पूरा भाग चला गया, ठीक है। 8 दूने 16, 8 से भी पूरा भाग चला गया। 6 दूने 12, 4 40, 6 के पहाड़े में 40 नहीं आता तो बी भी कैंसिल। सी 8 64 से 64 में भाग चला जाएगा, 8 64, 6 के पहाड़े में 64 नहीं आता तो सी। अब बचा हमारा 192। अगर विकल्प नंबर ए, बी और सी तीनों अगर ख़त्म हो चुके हैं तो विकल्प नंबर डी ही आएगा। ये इस बात से भी आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपने 3 विकल्प पे भाग लगा के देख लिया है, अगर तीनों पे नहीं जा रहा है तो फिर विकल्प नंबर डी में भाग लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपका रहेगा वो सही आंसर डी ही रहेगा, ठीक है। देखो, जब आप परीक्षा में हल करते हैं तो परीक्षा में किसी भी सवाल को हल करने के 2 तरीके होते हैं, क्योंकि आपकी जो परीक्षा होती है वो वैकल्पिक होती है। वैकल्पिक का मतलब होता है उसमें 4 विकल्प होते हैं, ए, बी, सी और डी। इन चारों विकल्प में से आपको सही विकल्प ढूंढना होता है। तो क्या होता है कि जब हम कभी सही विकल्प नहीं ढूंढ पाते, मान लो इसका डी है और यही नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या इसका मान लो बी सही आंसर है और ये नहीं मिल रहा है, तो हम 3 गलत प्रश्नों को ढूंढ के भी इसका आंसर पता कर सकते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो जो बचा वो क्या होगा हमारा सही। एक तो ये तरीका है, और एक ये जो हम सामान्य रूप से अपनाते हैं, सवाल को हल कर लेते हैं और जो सही आंसर आ जाता है उस पर टिक कर लेते हैं। तो सवालों को हल करने के 2 तरीके होते हैं वैकल्पिक परीक्षा में, कि 3 विकल्प या तो क्रॉस कर दो, जो बचा वो सही है, या जो डायरेक्ट जो सही है उसी पे हमको रखना है। तो जब आप ऐसे सवाल आएंगे जिसमें हम विकल्प से हल करेंगे, तो उसमें जब हम 4 विकल्प रखेंगे और 3 विकल्प हमारे गलत निकल चुके होंगे, तो हमको फिर चौथे विकल्प से प्रयास नहीं करना है। चौथा विकल्प क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये परीक्षा से संबंधित कुछ बातें हैं जो ये सवालों के दौरान आनी चाहिए आपको समझ में, ठीक है। अभी आपने देखा कि हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 विकल्प हमको पता है तो चौथा
3 गलत है तो चौथा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 10वां करिए। 10वां क्या दे रखा है, दशमलव में संख्या दे रखी है, उनका हमको जोड़ना है। योगफल है, मैंने आपको समझा दिया है, योगफल का मतलब होता है प्लस, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा है आपको, 8, 8.8, 8.88 और क्या दे रखा है 8.088। इनका क्या करना है, योग ज्ञात करना है। योग का मतलब होता है इन सभी संख्याओं को जोड़ना है। तो देखो ये बिना दशमलव की है, पहले तो इसको दशमलव की बना लो। तो मैंने पीछे लगा दिया 1 दशमलव और 2 जीरो लगा दी, ठीक है। मैं इसके सामने 3 लगा दूँ, मैं 4 लगा दूँ, मैं 5 लगा दूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहे इसको 1 ही दशमलव लगा दूँ या 2 दशमलव लगा दूँ या 3 लगा दूँ, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। आप चाहे कितनी ही दशमलव लगा के कितनी जीरो लगा दो, ठीक है। तो मैंने इसको बना दिया 0.000। फिर क्या लिखा है 8.8, तो दशमलव के नीचे दशमलव, 8 के नीचे 8, फिर 0.8, फिर 8 और 8, फिर 8.08 और 8। अब देखो मैं इनके सामने आगे 0 लगा रहा हूँ, इससे कोई हमारे सवाल में अंतर नहीं आने वाला, ठीक है। ये लगा लिया ताकि हमें जोड़ने में आसानी हो, चाहे स्पष्ट दिखे कि ये संख्या इसके नीचे आ रही है। जोड़ेंगे 0 में 8, तो 8 और 8 16 हासिल आया 1, 8 और 8 16 17 7 हासिल आया 1, 8 8 16 18 24 7 चौक 32 और 1 33। कितना आ गया 33.768, ठीक है। हमारे विकल्प बिल्कुल कंफ्यूजन करने वाले हैं, ठीक है। जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे विकल्प आए जो बिल्कुल एक जैसे ही लग रहे हैं तो उसमें आपको बड़े ध्यान से लगाना है, क्योंकि देखो ऐसा अगर लग रहा है जैसे पहला विकल्प ही आंसर आ गया, फिर इसका आंसर पहला नहीं है, ठीक है, ए नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। क्योंकि जब भी ऐसे विकल्प आएंगे कि बिल्कुल हमें चारों विकल्प बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, तब हमको बिल्कुल बारीकी से देखना पड़ेगा उसमें कि हमारा कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है, ठीक है। हो गया स्पष्ट। तो ये परीक्षा से जो कुछ बातें हैं इनको भी आपको ध्यान में रखना है। ये जब सवाल हम हल करते जाते हैं तो ऐसी बातों पे भी डिस्कशन करते जाते हैं, ताकि वहाँ पे क्या होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, अगला प्रश्न दे रखा है, सरल ही करना है उसको, ठीक है। क्या दे रखा है 3.40 गुणित 16 प्लस 0.0157 प्लस 2.334 को सरल करने पर प्राप्त मान होता है लगभग। सुन लेना, आपके सवाल के सामने लगभग लिखा है। लगभग शब्द का तात्पर्य होता है, मान लो मेरा उत्तर ये आया 2.80, तो मैं इसको 3 लिख दूंगा, ठीक है। मान लो मेरा उत्तर आया 8.99, तो मैं इसको 9 लिख दूंगा। मान लो आया 74.84, तो मैं इसको लिख दूंगा 75। मान लो 72.32 आया, तो मैं इसको लिख दूंगा 72। लगभग का मतलब होता है कि उसके आसपास वाली संख्याओं की हम बात करते हैं, ठीक है। तो लगभग हमारा चलता है। लगभग अगर उसने बोल दिया है तो फिर इसका आंसर भी कहाँ पे आएगा, लगभग में आएगा। क्योंकि देखिए इसने सवाल हमको दशमलव में दिया है और आंसर हमारे दशमलव में नहीं है। इसका मतलब होता है कि वो लगभग की ही बातें कर रहा है। तो सबसे पहले क्या हल करते हैं, हमें पता है। सबसे पहले हम गुणा को हल करते हैं। करिए 0 16 64 हासिल आए 6, 16 29 16 48 और 6 54। कितना आया, ठीक है 54.40 प्लस 0.0157 प्लस 2.334। क्योंकि सभी प्लस है इसलिए मैं इनको सबको जोड़ देता हूँ। ऐसे लिख के जोड़ देंगे, दशमलव के नीचे दशमलव, 0 के नीचे 0.157। ये यहाँ पे 0 लगा तो कोई अंतर होने वाला नहीं है, ठीक है। 2.3340 ये लगा दी, ठीक है। ये जोड़ने की आसानी के लिए इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लगा दी। चलो 7, 5 और 4 9, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 4 और 2 6 और 5। कितना आया हमारा 56.7497। हमारे विकल्प में है क्या, नहीं है। क्योंकि देखो दशमलव के जो बाद वाली संख्या है ये 5 से बड़ी है, इसलिए 56 की जगह में लिख दूंगा 57, ठीक है। और कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो हमारा उत्तर बिल्कुल परफेक्ट आया है, पर हमारे सवाल ने पहले ही बोला है कि लगभग बताना है, मतलब बिल्कुल उसके आसपास वाली संख्या को बताना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इसमें 60 बता रहे हो, आप इसमें 54 बता रहे हो, इतना अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो इससे पहले की संख्या आएगी 56 है तो 55 आ जाएगा, या फिर 56 है तो 57। अगर ये संख्या 5 से बड़ी है तो अगला अंक जोड़ेंगे, 5 से छोटी है तो एक वही अंक हम लिख देंगे। हो गया स्पष्ट। चलिए अगला प्रश्न पढ़ना है, ठीक है।
देखिए आपका जो सवाल है वो ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। रूट के अंदर क्या है 5184, ये लिखा हुआ आपका सवाल, ठीक है। वो लिखने में नहीं आता है इसलिए उसने ऐसा है और पूछा है कि x का मान क्या होगा, ठीक है। x का मान आपसे पूछा है। तो देखो ये जब भी ऐसा कोई रूट आ जाए और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा रहे तो इसका मतलब होता है यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं लिखा है मतलब 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है कि ये जो रूट है के अंदर वाली जो संख्या है इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। 5 1 8 4 निकालिए, 5 1 8 4, 5 1 8 4। देखो इसका मतलब है इसने पूछा है कि ये जो संख्या है ये किसका वर्ग है। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो सभी विकल्पों को आपस में गुणा करो, 12 गुणित 12, 36 गुणित 36, 72 गुणित 72, या फिर आप इसके अभाज्य गुणनखंड निकालिए, लगाओ। 2 दूना 4 सम संख्या है, ठीक है। 2 पंजे 10, 2 नाम 18, 2 दून 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 नाम 18, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 अठी 16, ठीक है। 2 त्या 6, 2 दून 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दून 4, ठीक है। 2 अठी 16, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 दून 6, 3 7 21, 3 नाम 27, 3 से और 3 से 1, कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 बार 2 लिखना मुझे, 1 2 3 4 5 और 6, 3 कितनी बार लिखना, 1 2 3 4 बार 3 लिखना है, 1 2 3 4, ठीक है। हो गया स्पष्ट यहाँ तक। अब बराबर 1 से इसके पूरे के ऊपर हमने क्या किया, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड लिख दिया। अब ये जो रूट है ना इसका मतलब होता है 2 के जोड़े के रूप में बाहर आ जाएगा। एक जोड़ आ गया गुणित दूसरा जोड़ आ गया, गुणित तीसरा जोड़ आ गया, तीसरा आ गया, गुणित फिर 3 आ गया, फिर गुणित 3 आ गया, बराबर हो गया 1 से। अब गुणा कर लो, 2 दून 4, 4 दून 8, 8 को 8 16 18 24, 24 दून 48, 24 त्या 72, तो 1 का मान कितना आ गया हमारा 72 आ चुका है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखना यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो हमको अभाज्य गुणनखंड निकाल के 2 2 के जोड़े बना लेना है, और अगर यहाँ पे 3 लिख दिया तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 3 के जोड़े बनाएंगे, ठीक है। ऐसे 3 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे, ठीक है। सब संख्या पूरी बाहर निकल जाएगी, या फिर आपको बता देना ये किस संख्या का घन है, ठीक है। ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना, 3 3 के जोड़े यहाँ से बना लेना और एक एक बार उसको बाहर निकाल लेना, क्योंकि अभी वाले जो सवाल है उसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है। इसका मतलब होता है यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और 2 2 के हमको क्या बना लेना है, जोड़े बना लेना। तो ऐसे प्रश्नों को बड़े ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, एक वस्तु को रुपये 1400 में बेचने पर, ठीक है। कितने में रुपये में बेची उसने, 1400 रुपये में बेची। मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना रुपये है, रुपये 1400 है, ठीक है। लाभ कितना हो रहा है उसको, लाभ जो हो रहा है वो 25% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमने बहुत ही आसान है, वस्तु का क्रय मूल्य 100, तो लाभ हो जाएगा 125 गुणित कितना हो जाएगा 1400, ठीक है। काटेंगे 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 एकम 5, ठीक है। 5 दूना 10, 4 5 8 40, ठीक है। 0 8 चौक 32, हासिल 3, 4 दूना 8 9 10 11। मतलब वस्तु को कितने में खरीदा गया है, 1120 रुपये में खरीदा गया है। ये इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। ये ऐसे ही करते हैं, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर बी, ठीक है। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न रेलगाड़ी से संबंधित है, ठीक है। रेलगाड़ी से संबंधित है, रेलगाड़ी वाले सवाल मैंने बहुत सारे करवा दिए हमारे पिछले लेक्चर में, ठीक है। कितना कठिन आ सकता है वो भी मैंने बता दिया है। रेलगाड़ी वाला जब भी सवाल आए उसमें जो भी दूरी होगी, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई रहे, पुल की लंबाई रहे, प्लेटफॉर्म की, वो सब दूरी कहलाती है हमारी, ठीक है। तो इसने बोला है एक रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटे है, उसको 720 किलोमीटर की दूरी तय करने में, देखो हमें दूरी दिया गया है और चाल दी गई है, निकालना है हमको समय। तो समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। कुछ नहीं करना है, दूरी की जगह 720 रख देना है, चाल की जगह 36 रख देना है। 36 से कम 36, 36 दूनी 72, आ गई कितना 20 घंटे, ठीक है। विकल्प नंबर ए, जिन बच्चों ने विकल्प नंबर ए बताया है
उनका बिल्कुल सही। बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। आपकी जो परीक्षा है उसमें ऐसे ही आसान प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। कोई कठिन प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगर कठिन भी पूछा गया तो बस थोड़ा सा उसको घुमा देंगे, ठीक है। बाकी कोई कठिन सवाल नहीं पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। 8 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में करते हैं। कितने व्यक्ति हैं टोटल? 8 व्यक्ति हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? 8 व्यक्ति 12 दिन में कर रहे हैं। सुन लेना, 8 व्यक्ति 12 दिन में कर रहे हैं। तो उसने बोला है कि उसी काम को 6 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। दिन पूछा है, ठीक है। देखो एक व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेगा? 12 × 8, तो 6 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे? 6 × 6 6 दूनी 12, 8 दूना 16 दिन में कर देंगे, ठीक है। हो गया स्पष्ट। कितने व्यक्ति? 6 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कर देंगे? 16 दिन में। कौन सा आ गया? विकल्प नंबर सी, ठीक है। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही है। देखो ये सवाल आप अपने तरीके से भी हल कर सकते हैं, क्योंकि हर एक सवाल को हल करने के कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। हो गया स्पष्ट। चलिए अगला, कितने समय में कोई धनराशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 800 से 960 हो जाती है। मैंने पहले भी बोल रखा है कि जब भी ऐसा कोई सवाल आए, समय, साधारण ब्याज या मूलधन है, तो आपको 5 बातों को लिख लेना है। सबसे पहले लिख लेना है मिश्र धन, ठीक है। कुछ भी पूछे तो हमें नहीं पता, फिर लिख देना है मूलधन, ठीक है। मिश्र धन, मूलधन, दर, समय और लिख देना हमको साधारण ब्याज, ठीक है। 5 बातें हमने लिख दी सबसे पहले तो हमारी रफ कॉपी में। चलो अब उसने जो बोला उसके सामने लिख दो। क्या बोला उसने? कितने समय में कोई धनराशि 4% दर दे रखी है, 4%, ठीक है, ये लिख दी। फिर क्या बोला है? 800 रुपये। 800 छोटा है तो हमेशा मूलधन रहेगा, मिश्र धन बड़ा रहेगा। बताओ 800 से 960 बना तो कितना उसे मिला? तो उसे मिले हैं ज़्यादा कितने रुपए? 160 रुपये। तो 160 रुपये हो गया साधारण ब्याज। जब 160 रुपये साधारण ब्याज हो गया तो समय का सूत्र है, समय का सूत्र रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। रखो समय का सूत्र लगाओ और इसको, चलो आगे आंसर क्या लिखा आपने? समय का सूत्र लिखा होगा, समय बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे में क्या लिखेंगे हम? मूलधन गुणित दर। चलो समय की साधारण ब्याज कितना है हमारे पास? 160 गुणित 100 बटे में मूलधन कितना है? 800 रुपये। दर कितनी है? 4 काटेंगे, ये 0 से 0, 2 0 से 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 4 एकम 4, 4 पंजा 20। कितना आ गया हमारा? 5 वर्ष। क्या हमारे विकल्प में दे रखा है? बिल्कुल विकल्प नंबर बी, ठीक है। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही है, 5 वर्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? 235 का 40% क्या होगा, ठीक है। क्या बोला आपके सवाल ने? 235 का 40% क्या होगा? तो दोस्त बहुत आसान है। देखो उसने क्या लिखा है? 235 का 40% क्या होगा? बहुत ही आसान प्रश्न है। का की जगह हमको गुणा रख देना है, 40% को हटा देना है और क्या रख देना है? बटे में 100 लिख देना है। काटेंगे तो उत्तर आ जाएगा। करो तो 235 गुणित 40 बटे 100, यही है। काटो 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 सौ तो 35, 7 कितना बचा? 47 गुणित 2, गुणा करो, 7 दूनी 14, 4 हासिला 1, 4 दूना 8 और 1 9, कितना आ गया? 94 आ गया। विकल्प नंबर बी, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो एक वर्ष होता है, ठीक है, अगर आपको पता है तो ये आप हल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें हल करने जैसा है ही नहीं। अगर आपको पता है तो बता पाएंगे। देखो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, ठीक है, ये लिख लेना कॉपी में। और अगर लीप वर्ष है तो कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं, ठीक है। हो गया स्पष्ट। फिर एक वर्ष में, ठीक है, 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं एक वर्ष में, ठीक है। 52 सप्ताह होते हैं, ठीक। हो गया स्पष्ट। एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। तो एक वर्ष में 365 दिन होता है, अगर लीप वर्ष है तो 366 दिन होता है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जो आप लोगों को पता है, ठीक है।
तो एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? तो एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 1 भाग का 2/5 कितना प्रतिशत है? देखो उसने बोला कि ये पूरा भाग है, ठीक है, इसका 2/5, 5 में 5 भाग बना लो, 1 2 3 4 5, ये 2 भाग कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में बताना इसको। देखो ये पूरा एक भाग है, इसका 2/5, ये 2/5 है, ये क्या बचा है? 3/5। प्रतिशत में पूछा है तो टोटल भाग कितना है? 1, और उसका कितना? तो 2/5 गुणित 100 कर दूंगा। ठीक है, तो 2/5 को मैं नीचे लिखूंगा, 5 में से 2 भागे, तो सिंपल सी बात है 2/5, 5 कुल नीचे, उसमें से जो भाग ऊपर काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20 दूना 40%। ठीक है, विकल्प नंबर ए, जिन बच्चों ने विकल्प नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत ही आसान है, 2/5 दे रखा है तो 2/5 को प्रतिशत में बदलना है। चलिए 20वां सवाल आपको पता है मिश्र भिन्न में होने वाला है आपका। ठीक है, 2 3 सही 1/2 का 4 सही 3/7 भागित 2/4 प्लस 1। हल करिए इसको। ठीक है, इसका जो भी उत्तर आएगा वो मिश्र भिन्न में आएगा और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हुए बताना है। ठीक है, चलो हल करो। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले का को भी हल नहीं करते हैं, सबसे पहले मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे। 3 दूने 6 और 1 7/2, का की जगह गुणा, 7 चौक 28 और 3, 28 और 3 हो गया 31/7 भागित 2/4 प्लस 1/1। उसके बटे में कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे। ठीक है, तो चलो आप किसका नंबर है? चलो गुणा का नंबर, सॉरी भाग का नंबर आ गया, तो 7/2 गुणित ऐसा ही। ठीक है, 31/7, आप ये भागे तो गुणा में बदल जाएगा, 4/2 हो जाएगा प्लस 1/1। काटो, 2 एकम 2, 2 दून 4, ये 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, ये 7 ये 7 कैंसिल, क्या बचा? 31 प्लस 1, 31 में 1 को जोड़ेंगे तो 32 आ गया। पूरा आंसर ही आ गया, मिश्र भिन्न में नहीं बदल सकते। ठीक है, पूरा आंसर आ गया कंप्लीट। ना तो इसको मिश्र भिन्न में बदल सकते और ना ही विषम भिन्न में बदल सकते, पूरा आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये आज के हमारे होते हैं 20 सवाल कंप्लीट। अब आपका एक सवाल है, ठीक है, मैं उसको दे जा रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है? इस सवाल को हल करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो आज के लिए हमारे जो 20 सवाल है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। मेरी आशा है कि आपने आज कुछ और नई चीज़ों के बारे में जाना होगा। ठीक है, हमारा प्रत्येक वीडियो कुछ ना कुछ नई चीज़ों के बारे में रहता है। ठीक है, कुछ ना कुछ 1 2 ऐसे फैक्ट रहते हैं। ठीक है, आज हमने कुछ परीक्षा से संबंधित बातें भी उसमें कर ली हैं और आज के 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ये सेशन इसी तरह कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती। ठीक है, और इसके अलावा और सवालों की प्रैक्टिस करते रहेंगे। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना है। जो विद्यार्थी अब 30 अप्रैल को अपनी एग्ज़ाम दे रहे हैं और उन्होंने यदि ये कोण और त्रिभुज वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये देख लेना, क्योंकि कोण और त्रिभुज से अगर प्रश्न पूछा गया तो इसमें मैंने पूरा डिटेल समझा दिया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।